नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। सीडीपीओ जो 15 मई को एग्ज़ाम हुआ है कल, उसका आंसर की है ये। ओके, 150 क्वेश्चन में से मैथ्स को छोड़ के बाकी जीएस के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो बीएसपी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जी की पार्टी ने। इसका आंसर पहला का डी हो जाएगा, बीएसपी। दूसरा है कि नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्न से किसने किया था? तो इसमें भी बीएसपी ही थी, सी आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल जो आया था, ट्रिपल तलाक को लेकर बिल आया था, उसका 2019 में राज्यसभा में समर्थन किया था, ट्रिपल तलाक को लेकर। तो ये भी बीएसपी ही थी, तीसरे का भी बीएसपी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चौथा है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए, न्यायाधीश संजय करोल। पांचवा क्वेश्चन है कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री पूछा है, तो सम्राट चौधरी इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का बी। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया? तो अगर आपने छठे में आंसर लगाया है 1955 तो आपका सही है, 1955 हो जाएगा। 1955 में गोवध के लिए कानून बनाया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार विधान परिषद पूछा है, यहाँ विधान परिषद पूछा है, विधानसभा नहीं पूछा। विधानसभा पूछता तो तेजस्वी यादव हो जाते, है ना, लेकिन विधान परिषद में कौन है प्रतिपक्ष के नेता? तो राबड़ी देवी जी हैं, 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो 8 का आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अखलाक उल रहमान किदवई। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो महामाया प्रसाद जी रहे थे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री प्रथम। 10 नंबर है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? तो आप सबको पता होगा 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, वीआईपी पार्टी जो है मुकेश साहनी की, इसी का बिहार के विधानसभा में 4 सीटें और बिहार के विधान परिषद में 1 सीट है। 11 नंबर पर चलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सीटी कुरियन जी ने लिखी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 12 है कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 12 का आंसर हो जाएगा 43.9%। और सीडीपीओ में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को, सारे मेरे लेक्चर से पढ़ाए गए हैं, जो मैंने किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी से पूछे गए हैं, आप जाके मैच कर सकते हैं। और अगर आप पॉलिटी और हिस्ट्री का क्वेश्चन करना चाहते हैं यूपीपीएससी या यूपीएससी और एमपीपीएससी इसके लिए, तो आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा 43.9% है ग्रामीण साक्षरता दर। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो देखो 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ है, तो यानी कि 1999 तक वो बिहार का अभिन्न अंग था। 14 है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति किससे पद्धति क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान 3 कठिया पद्धति चर्चा में थी, तो 14 का सी हो जाएगा कृषि। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोकनायक उपाधि किसे दी जाती है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं, लोकनायक जेपी। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना आरंभ किया गया था। अभी तो 7 निश्चय 2 चल रहा है, 7 निश्चय 1 कब शुरू किया गया था? तो 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था, नीतीश कुमार जी की प्रमुख योजनाओं में से एक है। 17 नंबर है कि वर्ष 2021-22 से बिहार का राजकोषीय घाटा के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वो बिहार की एसजीडीपी यानी कि स्टेट जीडीपी का कितना परसेंट है, ये पूछा है हमसे। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा 2.97%, 2.97%। ओके, 18 नंबर पर चलते हैं कि अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया था? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 18 का हो जाएगा नरसिम्हन समिति ने सुझाया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी किसी ने मारा होगा, तो 18 का वो सही होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो ये चीन में सबसे पहला सफल हुआ था, चीन में ये मॉडल आया था विशेष इकोनॉमिक जोन का, उसके बाद हमने भारत में इसको अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का चाइनीज़ मॉडल है, ये आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? तो पहले गैट होता था, उसको WTO में 1995 में बदला गया था, और उसी समय भारत इसका सदस्य बन गया था। तो 1995, 20 का डी आंसर हो जाएगा। 21 है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद हो जाएगा, उत्पाद कर से संबंधित है। 22 है कि रैयतवारी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? तो ये एक्चुअली मद्रास प्रांत में शुरू किया गया था, और उसमें मद्रास प्रांत में अभी का तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ हिस्सा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पूरा आता था। तो इसमें से अगर सबसे सटीक ऑप्शन देखें तो तमिलनाडु हो जाएगा आंसर। ओके,
और इसी के साथ ज़मींदारी व्यवस्था भी थी जो बंगाल में शुरू किया गया था कर्नवालिस के द्वारा, और महालवाड़ी व्यवस्था भी थी, और फिर रैयतवाड़ी थी मद्रास प्रांत में। सबसे सफल रैयतवाड़ी को माना जाता है। नाफेड के बारे में पूछा है, नाफेड क्या है, तो नाफेड एक सहकारी संघ है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 24 है कि आय की असमानता मापी जाती है, तो आय की असमानता किससे मापी जाती है? गिनी लॉरेंज अनुपात से। हम लोग पढ़ चुके हैं कि गिनी गुणांक क्या होता है। पहले लॉरेंज वक्र होता है, ये समानता की रेखा होती है, इससे जितना ज़्यादा दूरी पर आपके देश की स्थिति रहेगी वही होता है असमानता, है ना। जिस दिन सब कुछ समान हो जाएगा उस दिन ये वक्र पे आ जाएंगे हम, और इसी का एरिया निकाल के हम असमानता मापते हैं कि देश में कितना ज़्यादा असमानता है। इसको 0 से 1 के पैमाने पर नापा जाता है, यानी कि 0 है तो यानी कि आपके देश में पूर्णतः समानता है, 1 है तो पूर्ण रूप से असमानता है आपके देश में। और भारत में 2014 के बाद से असमानता बढ़ी है, यानी कि अमीरों की संपत्ति बढ़ी है, गरीब और गरीब हुए हैं। तो 24 का सी हो जाएगा। 25 है कि तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया है, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति से जो मंदी आती है उसी को कहा जाता है। मुद्रास्फीति क्या होती है? पैसे की वैल्यू जब कमज़ोर हो जाती है। अगर आप 10 रुपये में पहले 10 आम खरीद सकते थे तो अभी 10 रुपये में आप केवल 5 आम खरीद सकते थे, इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। पैसे की वैल्यू कमज़ोर हो गया, है ना। मुद्रास्फीति को सामान्य अर्थ में महंगाई भी कहा जाता है। और 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन कौन से थे? तो इसका ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल ही पूछा था, 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा, भूलाभाई देसाई। और कौन कौन से शामिल थे इसमें शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद से भूलाभाई देसाई और सर तेज बहादुर सप्रू शामिल थे। 27 है कि सही कालक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। 27 का आंसर हो जाएगा, 27 का आंसर वैसे मैं बता देता हूँ, 1 हो जाएगा 3-1-4-2। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ था, इसके खुशी में फिर क्या हुआ था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम उद्धार दिवस मनाया था, है ना, मुक्ति दिवस जिसको कहा जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 की ईस्वी में आता है, जिसमें विनोबा भावे जी का नाम आता है। और डायरेक्ट एक्शन 1946 में हुआ था, पूरे देश भर में दंगे करवाए थे मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन का कालक्रम क्या होगा? दक्कन दंगा, इंदिगो आंदोलन, नील आंदोलन जिसको कहा जाता है, पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन और पाटनी आंदोलन। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा ए। पहले सबसे पहले 2 होगा, फिर 3, फिर 1 और 4। ए मारा है तो आपका सही होगा। 29 है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हममोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की थी? ये बाबू जगजीवन राम जी थे। 29 का बी हो जाएगा आंसर। 30 है इनमें से किसने बक्सर युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार विद्रोह की शुरुआत कर दी थी? ये बिहार स्पेसिफिक से क्वेश्चन पूछा है, तो 30 का आंसर हो जाएगा ये, महाराजा फतेह बहादुर सिंह। और फतेह शाही विद्रोह जो था उसी का नेतृत्व कर रहे थे ये। 31 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के जो 7 शहीद छात्र हैं कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज के विद्यार्थी था? बीएन कॉलेज का विद्यार्थी का नाम पूछा है। 31 का आंसर हो जाएगा ए, उमाकांत प्रसाद सिंह। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? उलगुलान ये 2020 यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2019 यूपीएससी का आईएएस का क्वेश्चन है, तो बिरसा मुंडा इसका आंसर हो जाएगा सी। 33 है कि निम्न से कौन एक एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? तो एका आंदोलन अवध के क्षेत्र में हुआ था, ये तो हम लोग पढ़ते हैं। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? ये जाएगा अवध के नवाब थे एका आंदोलन के लिए जिम्मेवार। इसमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया था? तो लॉर्ड मेयो थे, जिसको एक अफगान ने छुरा मार दिया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 34 का सी हो जाएगा आंसर। 35 है कि फ्रंटियर गांधी कहा जाता है उन्हें, और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे? देखो, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, और इन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया था जब भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। जब इन भारत की आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान में इस प्रांत को शामिल कर दिया गया, पाकिस्तान को उत्तर 25 सीमा प्रांत, बलूचिस्तान वगैरह का इलाका, उन्हीं पर इनको खान बहादुर खान का सीमांत गांधी कहा जाता है। तो मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने कहा था कि हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया है। उसके बाद इनको पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 1980 के आसपास इनकी डेथ हुई है। इनको भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने कहा था कि हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया है। ओके, 35 का बी आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ना जरा इसको गौर से पढ़ने पर मैं बताता हूँ क्या है कि फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो देखो, फ्रंटियर गांधी ने ये चीज़ कहा था कि कांग्रेस ने
कांग्रेस ने उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है ना। इसका आंसर सबसे सटीक ए होना चाहिए, मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि वो किसका जिक्र कर रहे थे, किसने उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। और अगर ये बात आएगा कि उन्होंने भेड़िया शब्द किसके लिए यूज़ किया था तो मुस्लिम लीग हो जाएगा, है ना। इसका आंसर कांग्रेस नेतृत्व होना चाहिए, ए ही सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, मैंने सुधार किया, इसमें ए ही होना चाहिए। कांग्रेस, इस क्वेश्चन को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर ए ही पता चलता है। 36 है कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। जो उस समय जो खालसा दीवान थे उन्होंने गिरे हुए सिख कहा था इस आंदोलनकारियों को। ये किसके लिए कहा था इन्होंने, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के लिए इन्होंने कहा था गिरे हुए सिख। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 नंबर पर चलते हैं कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो 37 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को। किसके बीच, तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा, 38 का हो जाएगा अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैये से जस्टिस पार्टी, बी हो जाएगा। 39 इसमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया था, तो सी, राजगोपालाचारी जी का नाम आता है वेदारण्य सत्याग्रह के लिए। 1930 में किया था इन्होंने, जब गांधी जी नमक बनाने के लिए दांडी गए तो उसी समय वेदारण्य हुआ था। और के कलप्पम जी जो हैं, जिनको केरल का गांधी कहा जाता है, उन्होंने केरल के तट पर सेम आंदोलन किया था। और वेदारण्य सत्याग्रह में इन्होंने तंजौर समुद्र तट पर नमक बनाया था इन्होंने, ओके, तमिलनाडु में। 40 है कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 41 से 51 तक, 41 से 50 तक मैथ्स का क्वेश्चन है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। 51 पे आ रहा हूँ कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो बर्जेलियस के विधि पर आधारित है, बर्जेलियस। 51 का बी हो जाएगा आंसर। 52 है कि निम्नलिखित विशेषताओं से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा, 52 का हो जाएगा अनुत्क्रमणीय होना, ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ओके, नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक में, ये तो पता ही होगा, जैसे दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। और ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता, ऊर्जा का अवशोषण होना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के लक्षण हैं, लेकिन अनुत्क्रमणीय होना ये रासायनिक परिवर्तन का लक्षण नहीं है। 53 है कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, क्या कहा जाता है, तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई आंसर दिया है, यानी कि जल शुष्क भी कहा जाता है और निर्जली कारक भी कहा जाता है। ए और डी दोनों करेक्ट होगा इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है, क्यों, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये हमारे हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हमें दमघोटू गैस भी इसलिए इसको कहा जाता है। ओके, तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा, 54 का आंसर हो जाएगा बी, CO हमें हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 55 नंबर पर चलते हैं कि डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किया जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से क्लोन तैयार किया जाता है। पहली बार भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। 56 इनमें से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं पाए जाते हैं, तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा डी, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। 57 है डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो 57 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, कंडरा जो होता है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 नंबर पर कि फूल का डैश फल बनता है, फूल का क्या फल बनता है, तो 58 का क्या आ जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा सी, अंडाशय जो है वो फल बनता है। 59 है कि 59 नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है द्वैध विहान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो 59 का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सी है। इसको क्वेश्चंस को ज़रा देख लेना, मैंने कई जगह चेक किया 59 नंबर क्वेश्चन, लेकिन यही PDF सब जगह अवेलेबल था, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। 60 पे चलते हैं कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा होता है, तो ये आपको पता होगा। 60 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा मक्खी होती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। 61 का सी हो जाएगा। 62 नंबर पर चलते हैं कि कंधे पर पाया जाने वाला जोर डैश में भी पाया जाता है, तो कंधे पर जैसा जोर होता है वैसा ही जोर हमारे कहाँ पर होता है, तो टखने में होता है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो वैसे तो 63 में आपने पढ़ा होगा कि हमारे मस्तिष्क में जो होता है हाइपोथैलेमस होता है जो कंट्रोल करता है तापमान को, वैसे इनमें से पूछा है इस ऑप्शन में, तो इसमें से सबसे सटीक हो जाएगा फेफड़ा। 63 का सी हो जाएगा आंसर। ओके,
64 पर चलते हैं। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो शराब के उत्पादन में किया जाता है। 64 का सी हो जाएगा आंसर। 65 है कि एक जिप्टो बराबर होता है, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी 10⁻⁻21 के। 66 है कि पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल कितनी होती है, ये पूछा है आपसे पेंडुलम घड़ी की, तो 66 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2 सेकंड। 2 सेकंड जिन्होंने माना उनका करेक्ट होगा। और आपको पॉलिटी हिस्ट्री का अगर क्वेश्चंस करना हो तो मैंने पहले ही बताया था, आप जाके कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम पूछे जाते हैं। 67वीं बीपीएससी में 10 से 12 क्वेश्चन मेरे 3 से 4 वीडियोस आए थे पॉलिटी के, और पॉलिटी बोल रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के जो मैंने वीडियो बनाए थे उससे। ओके, 67 नंबर है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। कितने सारे लोगों ने इसमें गलत आंसर बता दिया है। देखो, जब अचानक से गिरावट होती है तो वो तूफान कहलाता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, अचानक से वृद्धि पूछा है। तो वृद्धि का मतलब होता है साफ मौसम, समझ रहे हो ना, यानी कि एयर प्रेशर ज़्यादा है, साफ मौसम। इसमें से साफ मौसम किसी में भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से सबसे सही का आंसर इसका ई होगा। साफ मौसम होता है वृद्धि का मतलब, अचानक गिरने का मतलब होता है तूफान या चक्रवात का आना। ओके, शुष्क मौसम लिखा है, अत्यंत शुष्क मौसम, ये सब साफ मौसम को थोड़ी इंगित करता है। तो 67 का आंसर ई हो जाएगा। बहुत ठंडे मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा, 68 का आंसर बी हो जाएगा, विस्तार। विस्तार हो जाएगा, 68 का बी हो जाएगा। 69 नंबर पे चलते हैं कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन तो है ही, CH4। ओके, तो ये इसका आंसर ई हो जाएगा, 69 का ई हो जाएगा। 70 नंबर है कि नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे होते हैं। कैसे रखे होते हैं, अगर नाई की दुकान पर गए तो देखा ही होगा। 70 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, एक पीछे रखा होता है, एक सामने रखा होता है ना। 70 का ए हो जाएगा। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है। बिल्ली कितने से कितने हर्ज तक सुन सकती है, हम कहाँ से सुन सकते हैं, 20 हर्ज से हम 20,000 हर्ज तक सुन सकते हैं, 20 किलो हर्ज तक सुन सकते हैं, 20 हर्ज से लेकर। तो 71 का क्या आंसर हो जाएगा, बिल्ली के लिए पूछा है, इसका हो जाएगा सी, 45 हर्ज से 64 किलो हर्ज तक सुन सकती है। 72 है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी कि बार चुंबक जिसकी उत्तरीय ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु कितने होते हैं। तो ये मैग्नेटिक बार की बारे में पूछ रहा है, मैग्नेटिक बार जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे कि इसके चारों ओर उदासीन पॉइंट कितने सारे होते हैं। तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा, 2 ही उदासीन पॉइंट होते हैं इसके चारों ओर, मैग्नेटिक बार के ओर 2 होते हैं। मैंने इसको चेक किया है, इसलिए आंसर सही है। 73 नंबर है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण कौन सा दर्पण होता है। तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा, 73 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। क्योंकि बड़े रेंज को कवर करना होता है, ये दर्पण ऐसे लगा होता है, तो ये इसमें काफ़ी बड़ा रेंज कवर हो जाता है। ओके, इसीलिए उत्तल दर्पण लगा होता है। 73 का बी हो जाएगा। 74 नंबर है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 74 का क्या आंसर हो जाएगा ए, प्रेरण कहलाती है, प्रेरण। 75 है मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। 76 है कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है अननोन है, ये अननोन, अज्ञात है, बी हो जाएगा 76 का। 77 नंबर पे चलते हैं, वाटर गैस का मिश्रण होता है। वाटर गैस किसका किसका मिश्रण होता है, तो 77 का आंसर हो जाएगा ए होता है CO और H2 का। ओके, 78 है डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो इसका क्या हो जाएगा 78 का, इसका हो जाएगा सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। कोलाइडल कण के आकार की सीमा कितनी होती है। कोलाइडल कण जो होता है उसके आकार पूछा है आपसे। 79 का आंसर हो जाएगा ए, 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। एक चीज़ बताता हूँ, BPSC 67 जो हुआ है उसके तुलना में हिस्ट्री और साइंस इन दोनों के क्वेश्चन टफ थे। CDPO में BPSC 67 की तुलना में साइंस और हिस्ट्री दोनों ही टफ हैं उसकी तुलना से अगर करें हम। 79 का क्या आंसर बोला मैंने, इसका आंसर हो जाएगा ए। 80 नंबर पर चलते हैं, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, दीपक की कालिक। 81 है कि क्योजी ओक्रोनोजा इवेला जो विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे किस देश से संबंध रखती हैं। 81 से करंट अफेयर शुरू हो जाता है। तो 81 का क्या आंसर हो जाएगा, वो नाइजीरिया से संबंध रखती हैं, WTO का अध्यक्ष बनाया गया है इनको। 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा है। तो 82 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है।
83 के वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित से कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कर रही है? ये 67वीं बीपीएससी में भी पूछा। इसका निर्माण कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का भारत बायोटेक कर रही है। इसी में लोग कंफ्यूज हुए होंगे। कोवैक्सीन है भारत बायोटेक का जो अपना स्वदेशी है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड का कर रही है जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने बनाया था। उसका निर्माण कर रही है मात्र सीरम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट। 84 का सी हो जाएगा। 84 का सी था ना, सीरम इंस्टीट्यूट। 85 पे चलते हैं कि CPEC प्रोजेक्ट क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये अपने भारत के POK जो क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वहाँ से गुजर रहा है। इसको लेकर काफ़ी विवाद रहता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉम्ब विस्फोट भी होते हैं कि वहाँ के लोग विरोध भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। ओके, जो कहाँ तक जा रही है? जहाँ पर चीन ने हिंद महासागर प्रवेश करने के लिए पोर्ट भी बनाया है पाकिस्तान में। ओके, और चीन से काराकोरम हाईवे के थ्रू पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके हिंद महासागर में आती है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चीन का, उसी का एक भाग है ये। 85 का आंसर सी हो जाएगा। 86 के 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया गया था? तो 2020 का बात पूछ रहा है। पिछली बार भी ये चीज़ पूछा था बीपीएससी में। करंट अफेयर भी कॉपी पेस्ट किया इन्होंने। तो देवलाली और दानापुर के बीच में चलाया गया है। देवलाली से दानापुर, इसका आंसर बी हो जाएगा। और 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? अगस्त क्रांति, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। 87 नंबर पर चलते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार पूछा है? पद्म भूषण, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामविलास पासवान जी को दिया गया था। 88 है कि 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? पद्मश्री पूछ रहा है। तो 88 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 लोगों को, ए हो जाएगा 88 का। 89 है कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 89 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। 90 है कि 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? उस समय किया गया था। बिहार स्पेशल से पूछा है। सारे KBC नैनो मैंने पढ़ाया है, आप जाकर पढ़ सकते हो वहाँ पर। तो 90 का क्या आंसर हो जाएगा? एल्बर्ट एक्का। 91 इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा? 91 का आंसर ई हो जाएगा। इनमें से किसी ने से भी नहीं। 92 के भारत के किस पत्रकार और मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा? रवीश कुमार जी को मिला था। NDTV के पत्रकार हैं ये। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों को उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटी कुमारी सिंह। 94 है कि भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन का निम्नलिखित में किस शहर या नगर में आयोजित किया? 4 बौद्ध संगति हो चुकी थी, 5वां का आयोजन यह है, तो ये राजगीर में किया गया है। 94 का ए हो जाएगा। 95 इनसे बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 95 का ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये क्वेश्चन BPSC 67 में भी पूछा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 पदक जीते थे। 96 का सी हो जाएगा आंसर। 97 के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास संबंधी प्रोजेक्ट है। ये भी BPSC में पूछा है। 98 के सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, क्रिसमस के आसपास। 98 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, 99 नंबर पर चलते विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो सबको पता होगा ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है ये। 99 का सी हो जाएगा चिनाब। 100 नंबर पर चलते हैं कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चली थी। एक राष्ट्र फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पूछ रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो है किसके काल में शुरू किया गया? तो रामविलास पासवान जी ने ही शुरू किया था। जब उनकी डेथ हुई उससे कुछ दिन पहले ही पिछले साल शुरू किया गया था, 2020 में शुरू किया गया था। ओके, 100 का सी हो जाएगा। 101 है कि मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेस्टिफाइड
मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित किससे संबंधित है? 101 का क्या हो जाएगा? प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष मिशन 3.0। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। और एक और मिशन इंद्रधनुष है, मैं बता देता हूँ, बैंकों के पुनर्वित्तीकरण से संबंधित भी था, जिसमें 75 से 80 हज़ार करोड़ रुपए बैंकों को दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर पूछा है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की बात कर रहा है ना। तो ये बच्चों और महिलाओं से संबंधित है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा? ये झारखंड में पता लगाया गया था। 102 का डी हो जाएगा आंसर। 103 नंबर पर चलते हैं कि भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ावा और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता। 103 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हैदराबाद। 104 है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अगर इसमें ढाका रहता तो वो होता टॉप पर, लेकिन नई दिल्ली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 104 का डी हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके रखा गया? ये बहुत बार जब मैं करंट अफेयर पढ़ाया तो उसमें जिक्र किया था, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। 105 का सी हो जाएगा। 104 का डी बताया था नई दिल्ली, 105 का सी हो जाएगा। 106 है कि वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने अपने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? स्वर्ण पदक किसने सबसे ज़्यादा जीते थे ये पूछा है आपसे, पदक नहीं पूछा है। तो 106 का क्या आंसर हो जाएगा? 106 का हो जाएगा USA ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। 107 नंबर पर चलते हैं कि मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया था? तो UAE ने होप मिशन चलाया था। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। और किसके सहयोग से? तो जापान के सहयोग से इसने मंगल ग्रह पर अपना पहला उपग्रह भेजा था। जापान ने ही प्रक्षेपित किया था, बस उपग्रह UAE का था। 108 है विश्व का कौन सा पहला देश जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं प्रदान किए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा 108 का? इसका हो जाएगा डी स्कॉटलैंड। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड की बात कर रहा है, QUAD। पिछले साल के BPSC क्वेश्चन है, सेम टू सेम डिटो कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसका सदस्य हैं। USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 109 का डी हो जाएगा आंसर। 109 का सी हो जाएगा, सॉरी सी है, USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 110 है निम्न से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 का? इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉर्वे की नोबेल समिति जो है वही लेती है निर्णय। 111 की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? अगर मेरा किसी ने हिस्ट्री वाला पढ़ा होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें मैंने कौन पुस्तक किसने लिखी है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक 10 बार आया है और BPSC में तो वैसे भी हम पढ़ के जाते हैं। 111 का क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 से ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा है? तो 112 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, S गोपाल ने। 113 है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये किसने कहा था? तो 113 का क्या आंसर हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। डी हो जाएगा इसका आंसर। 114 पर चलते हैं कि किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो कुछ लोग इसका आंसर बता रहे हैं डी बता रहे हैं, जिसमें आज़ाद हिंद फौज और सैन्य अभियान दोनों बता रहे हैं, लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? बी ही होगा मेरे हिसाब से। शाही भारतीय जल सेना विद्रोह जो है, नौसेना विद्रोह, इसी को ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में आखिरी कील माना जाता है और सबसे प्रमुख विद्रोह इसी को माना जाता है, क्योंकि सेना भी जो थी ब्रिटिश सेना, वो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गई थी। पहली बार ही ऐसा पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ था। 114 का बी ही होगा। वैसे भी जब INA का आंदोलन चल रहा था उस समय क्लीमेंट एटली नहीं था प्रधानमंत्री, विंस्टन चर्चिल था 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक। ओके, तो 114 का मेरे हिसाब से सबसे सटीक आंसर बी ही होगा, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। 115 पर चलते हैं। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। 115 का बी हो जाएगा आंसर। 116 की तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? तो 116 का क्या आंसर हो जाएगा? मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा अशोक के समय में हुआ था ये। और चतुर्थ किसके समय में हुआ है? चतुर्थ हुआ है कनिष्क के समय में, अश्व घोष और वासुमित्र थे उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 117 जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो इसका क्या हो जाएगा? 117 का बी हो जाएगा, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण।
118 के बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 118 का आंसर हो जाएगा डी 1734 में। 1734 में बंगाल बिहार को एक किया गया था। 119 है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की कि ब्रिटिश विरुद्ध बगावत करें? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है ये 119, इसका आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट मोंटगोमरी। रॉबर्ट मोंटगोमरी 119 का मेरे हिसाब से यही होना चाहिए सबसे सटीक आंसर। 120 पर चलते हैं। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो दरभंगा के राजा ने 1888 के कांग्रेस अधिवेशन के लिए बहुत सारी धन मुहैया करवाया था और इसके साथ दरभंगा हाउस है इलाहाबाद में, वहाँ पर इन्होंने इनके रहने का भी इंतजाम किया था। उसके अलावा जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हो रहा था तो उसमें भी इन्होंने सोना दे के भारत सरकार की मदद की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दरभंगा के राजा। 120 का सी हो जाएगा। 121 पर चलते हैं, इधर ही है। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किसने मार्गदर्शन किया था? तो सी हो जाएगा, रिक्शा चालक चलाने वाले और इक्का चालकों ने। भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वविहीन आंदोलन था, यानी कि इसमें कोई भी नेता पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, सारे के सारे जेल में थे। हाँ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता जो थे जैसे जेपी लोग, ये लोग भूमिगत आंदोलन चला रहे थे। 121 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। 122 के पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या में जारी की गई थी। शीशे के सिक्के जब भी आए तो सातवाहनों को मारा, 100 से सातवाहन, 100 से सिक्का। 123 एक, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य समाज का पतन हुआ। अशोक की आर्थिक नीति के कारण मौर्य समाज का पतन हुआ, ये किसने कहा था? 123 का क्या आंसर हो जाएगा? डीसी कोसाम्बी ने कहा था, इसमें से कोई सा भी नहीं है। ओके, डीडी कोसाम्बी जी ने कहा था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। रोमिला थापर जी क्या मानती हैं? रोमिला थापर जी मानती है कि अशोक अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पाया, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। 124 एक, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो 124 का आंसर हो जाएगा बी, हरिसेन था। समुद्रगुप्त का है इलाहाबाद प्रशस्ति। 125 पर चलते हैं कि बरेबदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत और जावा कला का उदाहरण है। भारत और जावा, जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में द्वीप है। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा और शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बी एम हबीबुल्लाह। ए बी एम हबीबुल्लाह। 126 का ये हो जाएगा। 127 है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यानी कि अलाउद्दीन ने धर्म का सहारा कभी नहीं लिया। उसने बोला कि जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूँगा, जो भलाई के लिए होगा वो मैं करूँगा, या जो साम्राज्य बढ़ाने के लिए होगा वो मैं करूँगा। मैं किसी धर्म और उलेमा वर्ग को नहीं मानता। तो ये किसने कहा था उसके लिए? 127 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, A.L. श्रीवास्तव ने। 128 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल भारत के किस सम्राट के बारे में ये लिखा है? तो 128 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर के लिए लिखा है। 129 है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में किसने लिखा है ये? तो 129 का आंसर हो जाएगा ए, H.G. कीन ने लिखा है। हिस्ट्री क्वेश्चन टफ आए थे इस बार, स्टेटमेंट से ज़्यादा इतिहासकारों के पूछ लिए थे। 30 है कि ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को दिया गया था। 130 का बी हो जाएगा। 131 है, निम्न से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भीलवाड़ा है। 131 का बी हो जाएगा। 133 है, निम्न लिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो चंडीगढ़ में सबसे कम है, इसमें से चंडीगढ़ होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, 132 का ये हो जाएगा। 133 है, सोमेश्वर श्रेणी, तो ये शिवालिक की श्रेणी है, बिहार के पश्चिमी चंपारण का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। 133 का डी हो जाएगा। 134 है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली से प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी प्रणाली से, यही तो मुख्य नदी है, बाकी तो सब इसकी सहायक नदी है, आपको पता होगा। 135 है कि बिहार है बाल सुंदरी, ताल, करेल और बलथर, ये सब क्या है? तो ये सभी मिट्टी के प्रकार हैं। जो ज्योग्राफी बिहार का पढ़ा है के.वी. सिन्हा ने, उसमें हमने पढ़ाया था इस। 136 है, निम्न जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? 136 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। ओके,
137 पर चलते हैं कि कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर निम्न से किसके केंद्र है? तो कांटी थर्मल पावर प्लांट है, तो ये नबीनगर भी थर्मल पावर प्लांट है, तो 137 का सी हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत शक्ति केंद्र। 138 है 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? इनमें से पूछा है आपको, तो सबसे कम तो गोपालगंज का था, सबसे अधिक किसका था? तो किशनगंज का। इनमें से 139 पर चलते हैं, 139 पर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो गया है वस्त्र उद्योग का केंद्र। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, वैसे गया है वस्त्र उद्योग का केंद्र। सिल्क के लिए पूछता तो भागलपुर मारते। 140 है निम्न से कौन सी नदियाँ हैं? नदियाँ पूछा इनमें से कौन से हैं? मरे और डार्लिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है, यहाँ से निकलती है मरे और डार्लिंग नदियाँ। ओके। 141 है हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? हैदराबाद शहर है, ये क्या पूछ लिया? 141 का क्या आंसर हो जाएगा? 141 का ई होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है और भारत में भी है। 142 है निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे संचित भंडार है? तो 142 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 143 है निम्नलिखित देशों में से 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो 143 का क्या आंसर हो जाएगा? चीन था। 144 है निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जापान सबसे बड़ा उत्पादक है, 144 का ये हो जाएगा। 145 है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच विंध्य की श्रेणी आती है, विंध्याचल श्रेणी, 145 का ये हो जाएगा। 146 है निम्नलिखित नदियों से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, नर्मदा को छोड़कर। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम के अरब सागर में गिरती है, 146 का बी आंसर हो जाएगा, नर्मदा। 147 है काली मिट्टी को किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो रेगूर भी कहा जाता है, रेगूर मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है, कपास के उत्पादन के लिए अच्छी मिट्टी होती है। 148 पर चलते हैं, 147 ही तो था नहीं ये। 148 पर चलते हैं कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर ये उपजाया गया, तो चावल सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर उपजाया गया। हमारे एक्सपोर्ट का करीब में 14 से 15% के आसपास चावल का पड़ता है, कृषि एक्सपोर्ट का। 149 है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा इसका सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में है, 149 का ये हो जाएगा। 150 है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदान से किसमें सम्मिलित हैं? तो 150 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य गंगा मैदान में है। 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आप अपने स्कोर जरूर बताना कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।